हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर बायोलॉजी बीट्स। फ्रेंड्स, हम आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन सिचु हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। क्या होता है इन सिचु हाइब्रिडाइजेशन? देखिए, इन सिचु हाइब्रिडाइजेशन जो है यह एक मॉलिक्यूलर साइटोजेनेटिक्स की टेक्निक है, जिस टेक्निक के माध्यम से हम क्रोमोसोम के ऊपर पर्टिकुलर जीन्स के लोकेशन को पता कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स है जिस टेक्निक के माध्यम से जो है क्रोमोसोम के ऊपर हम पर्टिकुलर जीन्स की लोकेशन को पता कर सकते हैं। लेकिन इन सारी टेक्निक्स में हमें क्या करना होता है, सेल्स में से क्रोमोसोम को आइसोलेट करना होता है। देन सेल्स में से क्रोमोसोम आइसोलेट करके जो है हम जीन्स की लोकेशन को पर्टिकुलर क्रोमोसोम के ऊपर पता कर सकते हैं कि वो कहाँ पर प्रेजेंट है। लेकिन इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन में ऐसा नहीं है। इन सिचु हाइब्रिडाइजेशन में विदिन अ सेल, यानी कि सेल के अंदर ही रहकर जो है, मतलब क्रोमोसोम जो है सेल के अंदर ही प्रेजेंट रहेंगे और विदाउट क्रोमोसोमल आइसोलेशन जो है हम यहाँ पर जीन्स की लोकेशन को पता कर सकते हैं क्रोमोसोम के ऊपर कि वो कहाँ पर प्रेजेंट है। ना कि सिर्फ जीन्स की लोकेशन को पता कर सकते हैं, हम उस पर्टिकुलर जीन एक्सप्रेशन को भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो कौन सी पर्टिकुलर सेल्स में उन जीन्स का एक्सप्रेशन हो रहा है और कौन से में नहीं हो रहा है। ये भी हम इन सिचु हाइब्रिडाइजेशन इस टेक्निक की मदद से पता कर सकते हैं। तो क्या करते हैं इसमें, हम वो तो बाद में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले ये टेक्निक कब डेवलप की गई थी, तो 1969 में, लगभग कितने 1969 में दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस टेक्निक को डेवलप किया था जिसे कि हम इन सिचु हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। एक जोसेफ गॉल था, जोसेफ गॉल, और दूसरे जो थे वो थे पारजू। तो पारजू और जोसेफ गॉल ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने मॉलिक्यूलर साइटोजेनेटिक्स में जो एक टेक्निक पढ़ते हैं जिसे कि हम इन सिचु हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, इस टेक्निक को डेवलप किया था। इस टेक्निक को डेवलप करके इन्होंने माउस सेल्स के अंदर माउस के जो क्रोमोसोम्स है, उन क्रोमोसोम्स के ऊपर रिपीटेटिव डीएनए कहाँ पर प्रेजेंट है। रिपीटेटिव डीएनए यानी कि जैसे कि कुछ डीएनए ऐसे होते हैं सी 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 टी टी टी, यहाँ पर जी 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 सी सी सी, ऐसे डीएनए सीक्वेंसेस को हम क्या कहते हैं, रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस, जिन्हें हम सैटेलाइट डीएनए भी कह सकते हैं। मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट आपने पढ़ा ही होगा। तो ये जो सैटेलाइट डीएनए है, रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस जो है, इस रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस को माउस सेल में डिटेक्ट करने के लिए जो है, मतलब ये रिपीटेटिव डीएनए क्रोमोसोम के ऊपर कहाँ पर प्रेजेंट है माउस में, ये डिटेक्ट करने के लिए जो है इस टेक्निक को सबसे पहले डेवलप किया था। और रिपीटेटिव डीएनए जो डिटेक्ट किया जा रहा है ये विदिन अ सेल किया जा रहा है, ना यहाँ से कोई क्रोमोसोम का आइसोलेशन किया जा रहा है और ना ही कुछ। तो क्रोमोसोम जो है सेल के अंदर ही प्रेजेंट है, वो अपनी सेल्यूलर कंडीशन में ही प्रेजेंट है, सेलुलर एनवायरनमेंट में ही प्रेजेंट है, और वहाँ पर ही जो है हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर जीन्स की लोकेशन को हो या फिर इन रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस कहाँ पर प्रेजेंट है ये पता कर सकते हैं। विदिन अ सिचुएशन हो रहा है, ओरिजिनल प्लेस पर हो रहा है, इसीलिए इस टेक्निक को हम कहते हैं इन सिचु हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर प्रोब बनाएंगे और प्रोब जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ जो है वो बाइंड होता है, और बाइंड होके हमें वहाँ से एक्टिविटी देखने को मिलती है, चाहे वो रेडियो एक्टिविटी हो या फिर फ्लोरोसेंस एक्टिविटी हो। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, इसीलिए इसे हम इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। तो इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जोसेफ गॉल और पारजू ने ये इस टेक्निक को डेवलप किया था, जिसमें उन्होंने माउस सेल्स को लिया और माउस सेल्स को लेके जो है उन्होंने क्या किया, तो उस सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो उस क्रोमोसोम के ऊपर रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस कहाँ पर प्रेजेंट है, जैसे कि हम सैटेलाइट डीएनए कह रहे हैं, तो सैटेलाइट डीएनए कहाँ पर प्रेजेंट है, यह डिटेक्ट करने के लिए जो है जोसेफ गॉल ने और पारजू ने इस टेक्निक को डेवलप किया था। और विदिन अ सेल हम ये सब डिटेक्ट कर पा रहे हैं, क्रोमोसोम अपनी ओरिजिनल पोजीशन में है, ओरिजिनल इन्वायरमेंट में है, और वहाँ पर ये डिटेक्शन हो रहा है, इसीलिए इस टेक्निक को इन सिचु हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। अब देखिए, इन सिचु हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए सबसे पहले क्या किया गया, तो जैसे कि आप ये डायग्राम देख सकते हैं,
इस डायग्राम में यहाँ पर दिया गया है इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस के बारे में कि किस तरीके से जो है प्रोसीजर है इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन का, सबसे पहले क्या करना होता है और किस तरीके से जो है हम पर्टिकुलर क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स है उस जीन्स की लोकेशन को हम पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ सेल्स लिए गए हैं स्लाइड के ऊपर सेल्स लेने के बाद अब ये जो सेल्स है वो कैसे सेल्स रहेंगे, तो ये सेल जो है वो डिवाइडिंग सेल्स रहेंगे, क्योंकि देखिए हमें जो है क्रोमोसोम के ऊपर लोकेशन को पता करना है, पर्टिकुलर जीन्स के लोकेशन को हमें पता करना है, या फिर हम कह सकते हैं रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस की लोकेशन को हमें पता करना है क्रोमोसोम के ऊपर कि वो कहाँ पर प्रेजेंट है। तो इसके लिए हमें जो सेल चाहिए होगी वो डिवाइडिंग सेल चाहिए होगी, क्योंकि नॉन डिवाइडिंग सेल्स अगर रहती है तो उसमें जो डीएनए रहता है वो क्रोमोसोम के फॉर्म में नहीं रहेगा, वो जो है क्रोमैटिन के फॉर्म में रहता है, वो लेस कंडेंस फॉर्म में रहता है। और हमें जो डीएनए चाहिए वो चाहिए क्रोमोसोम के फॉर्म में। ये आप देख सकते हैं, तो क्रोमोसोम के फॉर्म में जो है यहाँ पर क्या है डीएनए प्रेजेंट है। तो क्रोमोसोम के फॉर्म में जो है हमें यहाँ पर डीएनए चाहिए, इसीलिए हम जो सेल्स लेंगे वो कैसा सेल लेंगे, डिवाइडिंग सेल्स लेंगे, क्योंकि डिवाइडिंग सेल में एक फेज़ ऐसी आती है मेटाफेज़, जहाँ पर क्रोमोसोम जो है यानी कि जेनेटिक मटेरियल जो है डीएनए वो अपनी हाईली कंडेंस फॉर्म में होता है क्रोमोसोम के फॉर्म में, इसीलिए हम यहाँ पर डिवाइडिंग सेल्स ले रहे हैं। तो डिवाइडिंग सेल जो है वो लेने के बाद स्लाइड के ऊपर हम डिवाइडिंग सेल्स लेंगे, और डिवाइडिंग सेल्स लेने के बाद जो है उस डिवाइडिंग सेल्स को हम ट्रीटमेंट देंगे 0.07 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन। अब 0.07 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन का ट्रीटमेंट हम 2 मिनट के लिए यहाँ पर दे रहे हैं इस सेल्स को, क्योंकि ये अल्कलाइन सॉल्यूशन है। और अल्कलाइन सॉल्यूशन जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, तो डीएनए जो है हमारा, उस डीएनए के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होती है उन हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स को ब्रेक करने का काम जो है ये अल्कलाइन सॉल्यूशन करता है, ताकि ये दोनों जो स्टैंड है डीएनए के वो सेपरेट हो जाए, अलग अलग हो जाए, इनके बीच में की हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ब्रेक हो जाए। इसीलिए जो स्लाइड पर हमने सेल्स लिए हैं, इन सेल्स को हम अल्कलाइन सॉल्यूशन का ट्रीटमेंट देते हैं। 0.07 नॉर्मल NaOH का ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं 2 मिनट के लिए। स्लाइड पर लेने के बाद अल्कलाइन सॉल्यूशन का ट्रीटमेंट देने के बाद जो है उसको हम बफर से ट्रीट करते हैं या रिंस करते हैं। बफर से ट्रीट इसलिए कर रहे हैं ताकि जो अल्कलाइन सॉल्यूशन है वो यहाँ से रिमूव हो जाए, और हमारा डीएनए जो है हमें सेपरेटेड फॉर्म में मिलता है इस तरीके से, यानी कि जो डीएनए के दोनों स्टैंड्स है वो क्या हो जाएंगे, वहाँ पर सेपरेट हो जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होकर अल्कलाइन सॉल्यूशन भी वहाँ से रिमूव हो जाएगा बफर से ट्रीट करने के बाद। देन जो स्लाइड है उसके ऊपर हमारा जो रेडियो एक्टिव डीएनए का सॉल्यूशन है हम वो यहाँ पर डालेंगे। देखिए रेडियो एक्टिव डीएनए का सॉल्यूशन यानी कि देखिए हमें जो है यहाँ पर रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस को डिटेक्ट करना है, क्योंकि साइंटिस्ट ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं वो माउस का सेल्स लेके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, और रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस को डिटेक्ट करने के लिए जो है एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। इसी तरीके से ना कि सिर्फ रिपीटेटिव डीएनए को, हम पर्टिकुलर जीन्स की लोकेशन को भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं क्रोमोसोम के ऊपर। तो थर्ड स्टेप में यहाँ पर क्या किया जा रहा है, रेडियो एक्टिव डीएनए से इंक्यूबेट किया जा रहा है इस स्लाइड को। तो रेडियो एक्टिव डीएनए यानी कि क्या होता है पहले हम यह समझते हैं। तो देखिए कई सारे आइसोटोप्स होते हैं, जैसे कि P35 P32 जो है यह एक आइसोटोप्स है। तो ऐसी कई आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया जाता है रेडियो एक्टिव डीएनए को सिंथेसाइज करने के लिए। रेडियो एक्टिव डीएनए यानी कि ऐसा डीएनए होता है जिसके ऊपर रेडिएशन फॉल होने के बाद जो है उस रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब करके जो है वो डीएनए मॉलिक्यूल रेडियो एक्टिविटी दिखाएगा। और रेडियो एक्टिविटी एक ऑटो रेडियोग्राफ जो होता है उसमें हम डिटेक्ट करते हैं ऑटो रेडियोग्राफी में, और ऑटो रेडियोग्राफी में डिटेक्ट करके जो है हम इजीली पता कर सकते हैं कि वो सीक्वेंस जो रेडियो लेबल डीएनए स्टैंड है वो कहाँ पर बाइंड हो चुका है। तो सेम उसी तरीके से जो है हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमारा जो रिपीटेटिव डीएनए, जैसे कि ये रिपीटेटिव डीएनए होगा CCCTTT। अब इस रिपीटेटिव डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस में हम क्या करेंगे, रेडियो लेबल्ड प्रोब को डिज़ाइन करेंगे, रेडियो एक्टिव डीएनए स्टैंड को डिज़ाइन करेंगे, जैसे कि G और यहाँ पर एडेनाइन। तो ये हमारा रेडियो एक्टिव डीएनए स्टैंड रहा। रेडियो एक्टिव डीएनए स्टैंड में जो है हमारे टारगेट डीएनए सीक्वेंसेस जिसको भी हमें डिटेक्ट करना है, रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस यहाँ पर रहेंगे, और ये जो डीएनए रहेगा वो रेडियो एक्टिव डीएनए रहेगा, जिसे कि हम रेडियो एक्टिव प्रोब भी कह सकते हैं। तो रेडियो एक्टिव प्रोब
का सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पर है। इस सॉल्यूशन से हम ट्रीट करवा रहे हैं इस पर्टिकुलर सेल्स को। देन सेल्स को ट्रीट करने के बाद हमें देखने को मिलेगा कि ये जो रेडियो एक्टिव डीएनएज है हमारा, वो जाके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंसेस के साथ में बाइंड हो जाएगा, क्योंकि हमारे दोनों स्टैंड जो है, दोनों स्टैंड यहाँ पर सेपरेट हो चुके हैं। अब सेपरेट होंगे तो यहाँ पर रेडियो एक्टिव प्रोब के पास में एक्सेस रहेगा कि इन कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंसेस के साथ में ये जाके बाइंड हो जाए। जो भी हमारा टारगेट डीएनए सीक्वेंसेस रहेगा उसके कॉम्प्लीमेंट्री ही हम क्या कर रहे हैं, प्रोब डिज़ाइन कर रहे हैं। और जो डिज़ाइन किया हुआ प्रोब है वो कैसा है, रेडियो एक्टिव प्रोब है। इसके ऊपर रेडिएशन फॉल होते ही ये रेडियो एक्टिविटी दिखाएगा, जो कि हमने डिज़ाइन किया है। किसके कॉम्प्लीमेंट्री, हमारे रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस के कॉम्प्लीमेंट्री। क्यों, क्योंकि हमें रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस को डिटेक्ट करना है यहाँ पर। तो रेडियो एक्टिव प्रोब, रेडियो एक्टिव डीएनए जो हमने यहाँ पर डिज़ाइन किया है, उसका सॉल्यूशन जो है उससे हम ट्रीट करेंगे इस सेल्स को। और सेल्स को ट्रीट करने के बाद देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो रेडियो एक्टिव डीएनए है हमारा, वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंसेस के साथ, हमारे टारगेट डीएनए सीक्वेंसेस के साथ में यहाँ पर बाइंड हो चुका है। जैसे कि ये रेडियो एक्टिव डीएनए जो है वो किसके कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा, तो हमारे रिपीटेटिव डीएनएज के कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा। और रिपीटेटिव डीएनएज के कॉम्प्लीमेंट्री होने के कारण आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रेडियो एक्टिव स्टैंड जो है यहाँ पर बाइंड हो चुका है। देन बाइंड हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, उसका ऑटो रेडियोग्राफ करेंगे। और उससे पहले हमें क्या करना है, जैसे ही ये बाइंड हो जाता है तो बाइंड हो जाने के बाद हम यहाँ पर वॉशिंग स्टेप अप्लाई करेंगे, उसको वॉश कर लेंगे। वॉशिंग इसलिए हमें यहाँ पर देनी है, वॉश क्यों कराना है, क्योंकि देखिए जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस के साथ में रेडियो एक्टिव डीएनए बाइंड हो चुका है वो तो ठीक है, लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंसेस के साथ में बाइंड नहीं हुआ है, जिसने हाइब्रिडाइजेशन नहीं किया है, तो ऐसे डीएनए सीक्वेंसेस जो है यहाँ से रिमूव हो जाने चाहिए। ऐसे डीएनए सीक्वेंस जो है यहाँ से रिमूव हो जाने चाहिए, ताकि वो अननेसेसरी रेडियो एक्टिविटी ना दिखा सके जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि रेडियो एक्टिव जो है हमें ऑब्जर्व करनी है, वो ऐसे डीएनए की हमें देखने को मिलनी चाहिए जिन्होंने यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंसेस के साथ में बाइंडिंग की है। और जिन्होंने बाइंडिंग ही नहीं की है वो वहाँ पर नहीं रहनी चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर वॉशिंग स्टेप अप्लाई करेंगे। और वॉशिंग स्टेप अप्लाई करेंगे तो वॉशिंग स्टेप अप्लाई करने के बाद यहाँ से वो जो बाइंड नहीं हुआ है, जिसने हाइब्रिडाइजेशन नहीं किया हुआ है, जिसे कि हम अनहाइब्रिडाइज रेडियो एक्टिव स्टैंड कहेंगे, वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। और रिमूव हो जाने के बाद जो है उसको ऑटो रेडियोग्राफी कहेंगे। देखिए यहाँ पर हाइब्रिडाइज डीएनए स्टैंड जो है, रेडियो एक्टिव डीएनए स्टैंड, वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंसेस के साथ में बाइंड हो चुका है। और ऐसे डीएनए को हम कहेंगे डबल स्टैंडर्ड हाइब्रिड डीएनए, क्योंकि एक जो स्टैंड है वो रेडियो एक्टिव डीएनए स्टैंड है और दूसरा जो है हमारा नॉर्मल डीएनए स्टैंड है, इसलिए इसे हाइब्रिड डबल स्टैंडर्ड डीएनए कहा गया है। देन इस सेल को हम ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे। और ऑटो रेडियोग्राफी करते ही जहाँ पर भी हमारा रेडियो एक्टिव स्टैंड बाइंड हुआ होगा उस पर रेडिएशन फॉल होते ही वहाँ से हमें रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलेगी। और रेडियो एक्टिविटी अगर हमें वहाँ से देखने को मिलती है तो हम इजीली बता सकते हैं कि इस लोकेशन के ऊपर जो है पर्टिकुलरली हमारा क्या हो चुका है, क्रोमोसोम बाइंड हो चुका है। जैसे कि ये एक क्रोमोसोम है और यहाँ पर हमारा जो रेडियो एक्टिव स्टैंड है वो यहाँ पर बाइंड हो चुका है। और बाइंड हो जाने के बाद जैसे ही रेडिएशन फॉलो होते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी हम करेंगे तो यहाँ से हमें रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो इससे हम यह बता सकते हैं कि हमारा जो रिपीटेटिव डीएनएज है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट्री रेडियो एक्टिव स्टैंड हमने डाला था वो उसकी बाइंडिंग जो हुई है वो यहाँ पर हुई है, यहाँ पर हुई है, यहाँ पर हुई है। तो जिस भी लोकेशन के ऊपर बाइंडिंग हुई होंगी वहाँ पर हमें रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलेगी। इससे हम इजीली बता सकते हैं कि हमारा जो रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस है वो कौन से पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर प्रेजेंट है। जैसे कि साइंटिस्ट ने यहाँ पर जो सेल्स लिए वो माउस की सेल्स लिए, तो माउस के सेल्स में उनको देखने को मिला कि जो रेडियो एक्टिव डीएनएज है, मतलब रेडियो एक्टिविटी जो है वो रेडियो एक्टिव कहाँ पर देखने को मिली उनको, तो सेंट्रोमेरिक रीजन में। जैसे कि ये क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम के ऊपर जो सेंट्रोमेर का रीजन होता है, तो सेंट्रोमेरिक रीजन में जो है साइंटिस्ट को रेडियो एक्टिविटी देखने को मिली। रेडियो एक्टिविटी सेंटर में देखने को मिली। इससे क्या पता चलता है कि जो रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस के कॉम्प्लीमेंट्री हमने प्रोब बनाया था वो रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस जो है वो सेंट्रोमेरिक रीजन में प्रेजेंट होता है, जो कि हेटेरोक्रोमैटिन रीजन है, हाईली कंडेंस रीजन होता है। हाईली कंडेंस डीएनए जो है यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो माउस के केस में जो है
वो सेंट्रोमेरिक रीजन में जो है उन्हें रेडियो एक्टिविटी देखने को मिली। और लगभग एक कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक जो रिपीटेटिव डीएनएस था उसकी जो साइज़ थी वो कितनी थी, तो 400 बेस पेयर जितना जो है रिपीटेटिव डीएनएस जो है उन साइंटिस्ट को देखने को मिला। और इसकी लगभग कितनी कॉपीज़, तो 10⁻⁶ कॉपीज़ जो है वो माउस के डीएनएस में जो है देखने को मिली साइंटिस्ट को। तो ये अगर टोटल कैलकुलेशन हम लगाते हैं तो टोटल जीनोम के कंपैरिजन में माउस का 10% जीनोम जो है वो ऑक्यूपाई किया गया है रिपीटेटिव डीएनएस द्वारा, सैटेलाइट डीएनए द्वारा। सैटेलाइट डीएनए यानी कि ऐसा डीएनए होता है जो कि किसी भी प्रोटीन या एमआरएनए के लिए ट्रांसक्राइब या ट्रांसलेट नहीं करता। ऐसे डीएनए को हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं, रिपीटेटिव डीएनए जिसमें मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट आता है। ये तो हो गया माउस के बारे में। लेकिन ऐसा नहीं कि साइंटिस्ट ने सिर्फ जो रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस की स्टडी की वो सिर्फ माउस में ही की, उन्होंने अदर स्पेसीज के भी सेल्स लिए, उसमें भी इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन करके देखा। तो उनको सिर्फ सेंट्रोमेरिक रीजन में ही जो है रेडियो एक्टिविटी नहीं देखने को मिली, तो टीलोमेरिक रीजन में भी रेडियो एक्टिविटी देखने को मिली अदर स्पेसीज में। इससे पता चलता है कि अदर स्पेसीज में ना सिर्फ सेंट्रोमेरिक रीजन में जो है रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं, उसके अलावा टीलोमेरिक रीजन में भी रिपीटेटिव सीक्वेंसेस हमें देखने को मिलेंगे। तो ये तो कंप्लीट हो गया किसके बारे में, फारजू एंड गॉल ने जो इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट किया था माउस के सेल्स में, ये उसके बारे में हो गया। अब हम बात करते हैं फिश के बारे में। व्हाट इज़ अ फिश फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए सेम उसी तरीके की टेक्निक है, सिर्फ पाजू एंड गॉल, जोसेफ गॉल जो थे, उन्होंने वहाँ पर जो प्रोब इस्तेमाल किया था वो कैसा था, रेडियो एक्टिव स्टैंड था, रेडियो लेबल्ड प्रोब था। तो रेडियो एक्टिव स्टैंड और रेडियो एक्टिव डीएनए स्टैंड होने के कारण और रेडियो लेबल्ड प्रोब होने के कारण उन्होंने सिर्फ उस टेक्निक को क्या कहा, इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है, फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर सिर्फ चेंजेस इतने हैं, जो प्रोब यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है अब वो वहाँ पर रेडियो एक्टिव डीएनए स्टैंड नहीं है, यहाँ पर जो प्रोब है वो कैसा है, फ्लोरोसेंटली लेबल्ड है। क्योंकि देखिए रेडियो एक्टिव डीएनए स्टैंड का जब इस्तेमाल करते हैं तो रेडिएशन के कांटेक्ट में हम आ सकते हैं और रेडिएशन बहुत हार्मफुल होते हैं। रेडिएशन डीएनए में डैमेज कर सकते हैं जिसकी वजह से कैंसर जैसी कंडीशन जो है हम इंडिविजुअल्स में देखने को मिल सकती है, हम ह्यूमंस में देखने को मिल सकती है। इसलिए रेडिएशन के एक्सपोजर से बचने के लिए जो है इस तरीके की टेक्निक डेवलप की गई जिसे कि हम फिश कहते हैं, फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करेंगे, अब सेम उसी तरीके की टेक्निक है, सिर्फ वहाँ पर जो प्रोब इस्तेमाल किया गया था, अब वो जो प्रोब है वो रेडियो एक्टिव डीएनए स्टैंड नहीं है, वो प्रोब जो है वो कैसा रहेगा, फ्लोरोसेंटली लेबल्ड रहेगा। और फ्लोरोसेंटली लेबल्ड अगर प्रोब रहता है तो फ्लोरोसेंटली लेबल्ड प्रोब होने के कारण हमें वहाँ पर देखने को मिलेगा कि जैसे कि देखिए ये सेल्स लिया गया, सेल्स जाहिर सी बात है डिवाइडिंग सेल्स होगी, इसमें क्रोमोसोम्स होंगे। इसको स्लाइड पर लेने के बाद इसको हमने ट्रीटमेंट दिया NaOH का, जो कि अल्कली सॉल्यूशन था। अल्कलाइन सॉल्यूशन इसलिए ताकि ये जो डीएनए स्टैंड है वो क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो अपनी सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। देन देखने के बाद जो है हमने यहाँ पर जो है बफर का इस्तेमाल किया था ताकि अल्कलाइन सॉल्यूशन रिमूव हो जाए। और बफर का इस्तेमाल करने के बाद जो है हमारे दोनों स्टैंड यहाँ पर सेपरेटेड फॉर्म में हमें देखने को मिल रहे थे। और देन हम यहाँ पर रेडियो एक्टिव डीएनए स्टैंड का जो भी सॉल्यूशन था उससे ट्रीट कर रहे थे। अब यहाँ पर सॉल्यूशन जो है उसमें रेडियो एक्टिव डीएनए स्टैंड नहीं है। अब डीएनए स्टैंड जो है वो फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल से लेबल्ड है। फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल से लेबल्ड डीएनए स्टैंड जब यहाँ पर बाइंड हो जाता है तो इसी हम कहेंगे ड्यूप्लेक्स हाइब्रिड डीएनए। और ड्यूप्लेक्स हाइब्रिड डीएनए जो है या फिर डबल स्टैंडर्ड हाइब्रिड डीएनए, जो कि एक प्रोब कैसा है, फ्लोरोसेंटली लेबल्ड प्रोब है और दूसरा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है। तो ये जो हाइब्रिड डीएनए है, इस हाइब्रिड डीएनए को या फिर इस लाइट को जब हम फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे, कौन सा, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप के अंडर जब हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा पर्टिकुलर क्रोमोसोम के ऊपर जो है किसी पर्टिकुलर जगह से हमें फ्लोरोसेंस एक्टिविटी देखने को मिलेगी।
क्योंकि देखिए फ्लोरोसेंस एक्टिविटी यानी कि क्या होता है, लो वेवलेंथ ऑफ लाइट यहाँ पर जब फॉल होती है उस फ्लोरोसेंस मॉलिक्यूल के ऊपर, तो वो इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करके हाई वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है यहाँ पर क्या करता है, इमिट करता है। और हाई वेवलेंथ ऑफ लाइट जो होती है वो विजिबल होती है, हमें इजीली जो है आंखों से देख सकते हैं। तो फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप में जो है हमें इजीली पता चलता है कि हमारा जो फ्लोरोसेंट लेबल्ड प्रोब है वो कहाँ पर बाइंड हो चुका है, और जहाँ पर बाइंड हो चुका है हमें ऐसा मान के चलते हैं कि वहाँ पर ही जो है हमारा क्या होगा, टारगेट डीएनए सीक्वेंसेस होगा, चाहे फिर वो रिपीटेटिव डीएनए हो या फिर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट हो। तो वहाँ से हमें फ्लोरोसेंस एक्टिविटी देखने को मिलेगी जैसे ही हम उसको फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप के अंडर में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक ह्यूमन का एग्जाम्पल दिया गया है। तो ह्यूमंस में जो है फिश किस तरीके से इस्तेमाल होता है, फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस को डिटेक्ट करने के लिए। अब रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस कौन सा है, तो TTAGGG ये रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस है। इस रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस को डिटेक्ट करने के लिए जो है यहाँ पर प्रोब डिज़ाइन किया गया है। अब वो जो प्रोब है वो उसका जो सीक्वेंस रहेगा वो इस रिपीटेटिव डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा, जैसे कि AATCCC इस प्रोब का सीक्वेंसेस है। और ये प्रोब जो है वो लिंक है एक विटामिन से जिसे कि हम बायोटीन विटामिन जो है जैसे कि B7 विटामिन कहते हैं। तो इस B7 विटामिन बायोटीन से जो है वो ये प्रोब लिंक रहेगा। अब ये प्रोब लिंक है बायोटीन विटामिन से, तो अगर जैसे कि हम पहले ही देख चुके हैं, तो जैसे ही जो है दोनों डीएनए स्ट्रैंड जो है यहाँ पर सेपरेट हो जाते हैं, जैसे कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो जैसे ही हम प्रोब हमारा ऐड करते हैं वो किसके साथ में लिंक है, तो वो है बायोटीन विटामिन के साथ में लिंक। अब बायोटीन विटामिन के साथ में जो है ये लिंक रहता है, और बायोटीन की एफिनिटी किसके लिए रहेगी, एवेडिन प्रोटीन के लिए। या एवेडिन जो प्रोटीन है यह कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, तो एग में जो है यह हाई अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, इसके लिए इसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो जैसे कि यहाँ पर हमने जो है प्रोब डाल दिया है और वो बाइंड हो चुका है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंसेस के साथ में। जैसे ही बाइंड हो जाए तो हम यहाँ पर वॉशिंग स्टेप अप्लाई करेंगे। वॉशिंग स्टेप इसलिए ताकि जो अनहाइब्रिडाइज प्रोब है वो यहाँ से रिमूव हो जाए, ताकि अननेसेसरी फ्लोरोसेंस एक्टिविटी हमें नहीं दिखनी चाहिए यहाँ पर फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप के अंडर, इसलिए हम वॉशिंग स्टेप अप्लाई करेंगे। तो वॉशिंग स्टेप अप्लाई करने के बाद जो है हम ऐड करेंगे एवेडिन। अब ये जो एवेडिन होगा ये फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल से लिंक होगा। एवेडिन कैसा होगा, फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल से लिंक होगा, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो एवेडिन है, एवेडिन प्रोटीन जो है वो फ्लोरोसेंट डाई से यहाँ पर जो है लिंक है। देन इसको अप्लाई करने के बाद ये एवेडिन की एफिनिटी बायोटीन विटामिन के लिए ज़्यादा है, तो ये बायोटीन के साथ में जो है बाइंड हो जाएगा। और बाइंड होती ही हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एवेडिन जो है वो किसके साथ में लिंक है, तो फ्लोरोसेंट डाई के साथ में लिंक है। यानी कि जहाँ पर हमारा रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस रहेगा वहाँ पर हमारा प्रोब बाइंड होगा, और जहाँ पर प्रोब बाइंड होगा वहाँ पर ये एवेडिन प्रोटीन बाइंड होगा, क्योंकि प्रोब किसके साथ में लिंक है, बायोटीन, और बायोटीन की एफिनिटी एवेडिन के लिए है। तो एवेडिन के लिए एफिनिटी होने के कारण जहाँ पर भी बायोटीन रहेगा वहाँ पर एवेडिन हमारा बाइंड होगा, एवेडिन प्रोटीन। और बायोटीन कहाँ पर रहेगा, जहाँ पर हमारा प्रोब रहेगा, और प्रोब कहाँ पर रहेगा, जहाँ पर हमारा रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस है। तो जैसे कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि टीलोमेरिक रीजन जो है ह्यूमन का, वहाँ पर TTAGG सीक्वेंसेस है। तो ये सीक्वेंस हमें पहले नहीं पता कि ये सीक्वेंस टीलोमेरिक रीजन में होती है, लेकिन जैसे ही ये TTAGG सीक्वेंसेस के साथ में हमारा प्रोब बाइंड हुआ, प्रोब के साथ में बायोटीन था, देन वॉशिंग स्टेप अप्लाई करने के बाद अनहाइब्रिडाइज प्रोब यहाँ से रिमूव हो जाए, लेकिन जो हाइब्रिडाइज हुए थे वो यहाँ पर प्रेजेंट है। देन हमने एवेडिन जो प्रोटीन है उसका ट्रीटमेंट दिया, जो कि किससे लिंक है, फ्लोरोसेंट डाई से लिंक है। तो ट्रीटमेंट देने के बाद ये एवेडिन जो है इसकी एफिनिटी बायोटीन के लिए होती है, इसलिए ये यहाँ पर बाइंड हो जाएगा। देन बाइंड होते ही जो है जैसे ही हम इसको फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे तो हमें इस तरीके की फ्लोरोसेंट एक्टिविटी वहाँ पर देखने को मिलेगी। कैसी, इस तरीके की, जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो ह्यूमन के क्रोमोसोम हैं इनके टीलोमेरिक रीजन में जो है हमें फ्लोरोसेंस एक्टिविटी देखने को मिल रही है फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप के अंदर। क्यों,
क्योंकि हमारा जो प्रोब बाइंड हुआ है वो कहाँ पर बाइंड हुआ है, टेलोमेरिक रीजन में बाइंड हो चुका है। तो इससे हम यह बता सकते हैं कि जो भी हमारे सीक्वेंसेस है टी टी ए जी 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 वो कौन से रीजन में प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमंस के क्रोमोसोम के टेलोमेरिक रीजन में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इसी तरीके से जो है फिश जैसी टेक्निक का इस्तेमाल करके हम पर्टिकुलर रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस को तो डिटेक्ट कर ही सकते हैं, लेकिन जीन्स की लोकेशन को भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर जीन्स को अगर डिटेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने प्रोब डिज़ाइन किया है वो किसके कॉम्प्लीमेंट्री डिज़ाइन करेंगे, हम वो पर्टिकुलर जीन के सीक्वेंसेस के कॉम्प्लीमेंट्री, ताकि वो वहाँ पर जाके बाइंड हो जाए और बाइंड होके जो है वो वहाँ पर फ्लोरेसेंस एक्टिविटी दिखाए जहाँ पर भी उसकी बाइंडिंग हो। अब सपोज़ वो जो जीन है वो यहाँ पर प्रेजेंट है तो यहाँ पर फ्लोरेसेंस एक्टिविटी देखने को मिलेगी, वो अगर जीन यहाँ पर है तो यहाँ पर फ्लोरेसेंस एक्टिविटी, क्योंकि हमारा प्रोब जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंसेस के साथ में ही बाइंड करता है। और ये किसके कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा, जो प्रोब हमने डिज़ाइन किया है वो उस पर्टिकुलर जीन के कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा, पर्टिकुलर टारगेट डीएनए सीक्वेंसेस के कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा। तो पहला एप्लीकेशन यह है कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उस जीन की लोकेशन को भी हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा एप्लीकेशन यहाँ ऐसा है कि फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक की मदद से जो है हम वायरस इन्फेक्टेड सेल जो है उसको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो वायरल इन्फेक्टेड सेल जो रहेगी वो वायरल इन्फेक्टेड सेल्स को भी हम यहाँ पर डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक वायरल इन्फेक्टेड सेल्स है, अब वायरल इन्फेक्टेड सेल्स अगर रहेगी तो वायरस के जीन इस सेल्स में रहेंगे, और अगर हम ऐसा प्रोब डिज़ाइन करते हैं जो कि वायरस जीन के कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा तो ये प्रोब ऐड करते ही हमें वहाँ पर फ्लोरोसेंस एक्टिविटी देखने को मिलेगी, जिससे हमें यह पता चलेगा कि ये सेल वायरल इन्फेक्टेड है या नहीं है। अगर वायरल इन्फेक्टेड सेल्स है तो वो जीन साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है वायरस के, या फिर न्यूक्लियस के अंदर जो है हमारे होस्ट के जीनोम में जो है वो इंटीग्रेट कर चुके हैं, यह भी हम पता लगा सकते हैं इस टेक्निक के माध्यम से, फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक के माध्यम से। ना कि सिर्फ पर्टिकुलर वायरल इन्फेक्टेड सेल्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो साइटोप्लाज्म में है या फिर न्यूक्लियस में है, ये पता कर सकते हैं। तो हम सेल्स में जो जीन्स का एक्सप्रेशन हो रहा है उसको भी हम इजीली यहाँ पर डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यह एक सेल है, जैसे कि यह एक सेल है, मान के चलते यह एक सेल है। इस पर्टिकुलर सेल्स में जो है एक जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है। जैसे कि आपको पता है इंसुलिन जीन का जो एक्सप्रेशन होता है वो पैनक्रियास के सेल्स में होता है और बीटा सेल में होता है पैनक्रियास के। तो अदर सेल्स में उन जीन्स का एक्सप्रेशन नहीं देखने को मिलेगा इंसुलिन के। तो अगर हमें आइडेंटिफाई करना है इंसुलिन के जीन्स के एक्सप्रेशन को, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इंसुलिन जीन जो है वो पैनक्रियास के बीटा सेल में ही एक्सप्रेस होता है। तो हम फिश इस टेक्निक का इस्तेमाल करके जो है इजीली पता कर सकते हैं। तो देखिए, अगर वहाँ पर जीन एक्सप्रेस हो रहा होगा तो ट्रांसक्रिप्शन होगा तो वहाँ पर क्या बनेंगे, एमआरएनए। और एमआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री जो है हम यहाँ पर अगर प्रोब डिज़ाइन करते हैं तो प्रोब डिज़ाइन करते ही हम यहाँ पर अप्लाई करते ही वो प्रोब जो है इस एमआरएनए के साथ में बाइंड होगा और फ्लोरोसेंस एक्टिविटी दिखाएगा। अगर उस सेल्स में इस इंसुलिन जीन का एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है तो प्रोब बाइंड नहीं होगा और वॉशिंग के दौरान रिमूव हो जाएगा, जैसे ही हम वॉशिंग टेप अप्लाई करते हैं, और बाइंड नहीं होगा तो यहाँ से फ्लोरोसेंस एक्टिविटी देखने को मिलेगी क्या, नहीं। तो फिश इस टेक्निक के माध्यम से हम पर्टिकुलर जीन एक्सप्रेशन को भी डिटेक्ट कर सकते हैं और कितने अमाउंट में जीन एक्सप्रेशन हो रहा है वो भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान यह रखना है कि यहाँ पर किसी भी तरह का हमें अल्कलाइन सॉल्यूशन का ट्रीटमेंट नहीं देना है, ताकि हम यहाँ से डीएनए को डीनेचर कर सके। क्योंकि डीएनए अगर डीनेचर हो जाएगा तो इससे जो एमआरएनए बन रहा है वो किसी एक स्टैंड से तो कॉम्प्लीमेंट्री ही रहेगा ना। और जैसे ही हम अब प्रोब बाइंड करते हैं तो हमारा ये डीएनए के साथ में भी बाइंड हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर अगर एमआरएनए का एक्सप्रेशन नहीं भी हो रहा है तो अल्कलाइन ट्रीटमेंट देने की वजह से ये दोनों स्टैंड क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। और सेपरेट हो जाएंगे तो जैसे ही हम प्रोब अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जो है हमें देखने को मिलेगा कि हमारा प्रोब बाइंड होगा, क्योंकि डीएनए सेपरेट हो चुका है। वो एमआरएनए के साथ में बाइंड न करते हुए डीएनए के स्टैंड के साथ में बाइंड करेगा, और डीएनए के साथ स्टैंड के साथ में अगर वो बाइंड करता है तो हमें यहाँ पर फॉल्टी रिजल्ट मिल सकता है। इसीलिए जब हम किसी पर्टिकुलर जीन एक्सप्रेशन को डिटेक्ट कर रहे हैं तो हमें अल्कलाइन सॉल्यूशन का ट्रीटमेंट नहीं देना है, ताकि वहाँ पर जो है क्या ना हो सके, डीएनए स्टैंड जो है वो सेपरेट ना हो सके, एमआरएनए का ही हम डिटेक्शन
कर सके। तो ये रहे एप्लीकेशन फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। देन फिश के बारे में, फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। ये उसके एप्लीकेशंस के बारे में। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम दी गई है जिसमें आपको यमारिनी का एक्सप्रेशन किस तरीके से होता है पर्टिकुलर सेल में, वही बताया गया है कि यमारिनी के एक्सप्रेशन को हम फिश इस टेक्निक के माध्यम से किस तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।